पाकिस्तान और दुनिया भर में सच न्यूज़ के लाखों नाजरीन को सलाम। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, कुरान मजीद के अंदर एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ इब्स या यूज़लेस पैदा नहीं की है। अगर हम अपने जिस्म पर एक नज़र डालें तो हमारा जिस्म मुख्तलिफ़ अज़ा का मजमूआ है और उसमें कुछ अज़ा ऐसे हैं जिन्हें हम अज़ाए रईसा या वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, जिसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन हो जाता है, जिसमें दिमाग आ जाता है, दिल, फेफड़े, गुर्दे भी उसके अंदर शामिल हैं। आज हमारे जो प्रोग्राम का मौजू गुफ्तगू है वो एक बहुत अहम वाइटल ऑर्गन या अज़ाए रईसा जिसे हम किडनी या गुर्दे कहते हैं, उसकी मुख्तलिफ़ बीमारियों के ऊपर है कि कौन कौन सी आम तौर पर गुर्दों से रिलेटेड बीमारियाँ हैं जो हमारे माशरे में लोगों को हो रही होती हैं, कौन कौन से अवामिल हैं जिनसे गुर्दों की बीमारियाँ होने का इम्कान ज़्यादा बढ़ जाता है, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनसे आप गुर्दों को सेहतमंद रख सकते हैं, डायलिसिस क्या होता है, गुर्दे फेल कब होते हैं, ट्रांसप्लांट की नौबत कब आती है। तो काफ़ी सारे दिलचस्प सवालों का मजमुआ होगा आज का प्रोग्राम। और आज हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर एहतशाम हफीज़ को, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद के, और इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से भी वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में बताया कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें से किडनी भी या गुर्दे भी एक हैं, तो नाज़रीन आम पब्लिक का तासुर ये है कि गुर्दों का काम सिर्फ हमारे जिस्म से पेशाब का अखराज है। तो इस पर ज़रा वजाहत फरमाइएगा कि गुर्दे पेशाब खारिज करने के अलावा, जो कि अनवांटेड पानी ही हो सकता है जिसे हम फालतू पानी कह सकते हैं, उसके अखराज के अलावा गुर्दों के और कौन कौन से अहम फंक्शंस या अफ़ाल हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ कि गुर्दे का काम हम मानते हैं ठीक है पेशाब खारिज करना है, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि पेशाब में क्या क्या चीज़ें खारिज हो रही हैं। बुनियादी तौर पर पेशाब में एक जिस्म का फालतू पानी शामिल है, कुछ नमकियात शामिल है जो जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा हैं, और इसके साथ साथ जो फासिद मादे जिसे आप कहते हैं टॉक्सिन्स वो शामिल हैं, जिसमें यूरिया और क्रेटिनिन है जिसकी प्रोडक्शन बॉडी में ही बनती हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन उसको जिस्म से एक मुनासिब मिकदार में निकालना भी ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ जो उसका काम जिस्म में जो तेज़ाबियत कुदरती तौर पे बनती है उसको जिस्म में बैलेंस रखने के लिए गुर्दा उसको एक मुनासिब मिकदार में निकालता रहता है। तो ये सारे काम हैं जो एक वक्त में गुर्दा सार अंजाम दे रहा होता है, और बज़ाहिर हमें ये लगता है कि सिर्फ़ एक पेशाब आ रहा है मामूली मिकदार में, लेकिन ये अल्लाह ताला के एक ऐसा निज़ाम है जो हमारे जिस्म को बिल्कुल एक नॉर्मल हालत में रखता है। और खुदा ना खास्ता जिससे आपने फासिद मादों का जिक्र किया जो कि टॉक्सिक होते हैं, जहरीले हो सकते हैं हमारे जिस्म के लिए, उनकी मिकदार बढ़ जाए तो हमारे जिस्म के लिए काफ़ी मुश्किलात इसमें लाहिक हो सकती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें अब हम आते हैं इस तरफ कि हमारे जो सोसाइटी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करूँगा कि आप माशाल्लाह डायलिसिस सेंटर भी वहाँ चला रहे हैं अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में, तो आम तौर पर सबसे कॉमन जो गुर्दे की बीमारियाँ हैं वो कौन सी देखने में आती हैं? अमूमी तौर पे पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, शुगर, ब्लड प्रेशर दो ऐसे अमराज हैं जो बहुत सारे अफराद को होते हैं, और इन द लॉन्ग रन जिसे आप कहते हैं कि 15-20 साल के बाद ये सारी बीमारियां जो हैं ये गुर्दे ख़राब करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद जो चीज़ें हैं हमारे माशरे में, जैसा कि दर्द की दवाइयों का इस्तेमाल बहुत आम है, लोग बग़ैर डॉक्टर की हिदायत के भी दवाइयाँ खा रहे होते हैं। कुछ देसी दवाइयाँ, हकीमी दवाइयाँ, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट उसकी कोई क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, उसका क्वालिटी कंट्रोल ना होने की वजह से कुछ बीमारियाँ उसकी वजह से होती हैं। कुछ गुर्दे की बीमारियाँ मौरूसी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बाकी जोड़ों के अमराज जैसे रोमेटॉइड या SLE वालों को कुछ अरसे के बाद दर्दों की दवाइयाँ खाने से या बीमारी की वजह से वो लाहक हो जाते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे हमारे जहन में जो चीज़ें होनी चाहिए, शुगर, ब्लड प्रेशर और अद्वियात की वजह से गुर्दे ज़्यादा ख़राब होते हैं। और अद्वियात इसमें सर अंग्रेज़ी अद्वियात भी, जिस तरह आपने फरमाया कि पेन किलर लोग बहुत ही ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करें तो वो भी नेफ्रोटॉक्सिक या गुर्दों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। जी, इसमें पेन किलर भी शामिल हैं, इसमें गलत तरीके से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी शामिल है, और डेफिनेटली इसमें बाकी देसी हकीमी के साथ साथ हमारी डाइटरी हैबिट जो है, खुराक जिस तरह से हम गलत इस्तेमाल करते हैं, ये भी शामिल है इसमें। अच्छा सर, हकीमी तरीके इलाज पे अगर देखें तो हमारे यहाँ पर तिब के वैसे तो कॉलेजेस हैं कुछ कि जहाँ से तिब की प्रॉपर डिग्री मिलती है, लेकिन ज़्यादातर जो देखने में आया वो ये है कि कोई भी शख्स जो है वो हकीम का बोर्ड लगाकर और वहाँ पर वो प्रैक्टिस शुरू कर देता है, और उसमें वो जो कुश्ते होते हैं जो वो बनाते हैं जिसमें हैवी मेटल्स होती हैं, मैं चाहूँगा उस पर रोशनी डालिए कि उसमें कौन से ऐसे हैवी मेटल्स होते हैं जो कि गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। अच्छा, उसमें ऐसा है कि बदकिस्मती से इसको अगर हम
यूनानी तिब ले लें या इस्लामी हिकमत ले लें, उसका जो फ़न है या उसकी जो एजुकेशन है वो प्रॉपरली आगे कम्युनिकेट नहीं की गई, उसका कोई किताबी इल्म कोई ख़ास मौजूद नहीं है। ज़्यादातर लोग वो मौजूद हैं जो सीना बसीना अपनी पहले वाली नस्लों से लेके और उसको आगे नुस्खे को चल रहे हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हो ये गया है कि मैं अगर इस बात की बात करूं कि जी पहले ज़माने में सोना और चांदी कुश्तों में इस्तेमाल हुआ करते थे, तो आजकल के दौर में मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है कि जी आप सोना उसमें सोना कूट के तो सर डालेंगे। आजकल लोग शादी ब्याह के ऊपर लोगों के लिए खरीदना उसको मुश्किल हो कूट गया के है, कुश्तों में डालना कौन और डालेगा। उसको उस प्राइस में देना, हकीम के पास लोग बेसिकली इसीलिए जाते हैं कि सस्ती दवाई है, 30 रुपए की पुड़ी में वो सोना नहीं डाल के दे सकता आपको। तो डेफिनेटली उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो गुर्दे ख़राब करती हैं, उसमें लेड मरकरी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और दूसरा, अगर फ़र्ज़ करें कि आपको कोई सोना या चांदी डाल के देता है, जो कि एलोपैथिक दवाइयों में भी कुछ में शामिल होता है, तो उसका एक प्रोसेसिंग का तरीका होता है जो एक मुनासिब ना साइंटिफिक होने की मेथड वजह होता है, से उसकी एक ख़ास सेफ मिकदार सिर्फ शामिल की जाती है। सेफ लेकिन जो क्वांटिटी तरीका इलाज होती जिस है। तरीके से हमारे हुक्मा हावन दस्ते में दवाइयाँ पीस रहे होते हैं, तो वो किस तरह कैलकुलेट करते होंगे कि कितनी मतलब मिकदार। उसकी कैलकुलेशन, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी क्वालिटी कंट्रोल ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा हो जाता है। अच्छा सर, अब हम आते हैं, आपने जिक्र किया कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये डायबिटीज़ को मदर ऑफ़ ऑल इलनेसेस भी कहा जाता है कि काफ़ी बीमारियों की जड़ है और मुख्तलिफ दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करने के अलावा ये गुर्दों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो इसका मेकनिज़म क्या होता है सर कि किसी शख्स को शुगर डायग्नोज हुई है, टाइप 2 आप ले लें कि उसको इंसुलिन का कोई प्रॉब्लम हो गया और उसको शुगर हो गई, डायग्नोज हो गई। अब वो अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए या तो खाने वाली अद्वियात इस्तेमाल करेगा या इंसुलिन लगवाएगा, दो ही तरीके हैं। तो इसमें डायबिटिक्स को या शुगर के मरीज़ों को कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए कि इन द लॉन्ग रन, जिससे आपने फरमाया है कि 10-20 साल के बाद गुर्दे मुतासर हो सकते हैं, उन गुर्दों को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम उसको 100% प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, या हम किसी तरह से भी नहीं कह सकते कि एक पेशेंट को एक लंबे अरसे से शुगर या ब्लड प्रेशर है तो हम कुछ भी करके और उसको टोटल 100% सेफ कर लेंगे। यानी कि लेकिन 100% ये ज़रूर है बचाव मुमकिन नहीं है जी, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम जो गुर्दे की बीमारी, मैं अगर मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि जो 15 साल में शुरू होती है, तो उसको हम डिले करके 18-20 साल पे ले जाएं कि 20 साल तक वो गुर्दे को मुतासिर नहीं करे। और दूसरा, उसमें जो बुनियादी काम हम ये कर सकते हैं कि उसके मुतासिर करने की स्पीड को थोड़ा कम किया जाए। वो जो गुर्दा ख़राब होना शुरू होता है 20 साल शुगर के बाद, और वो 20-25 और 5-6 साल के बाद मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाता है, या 10 साल में ख़राब हो जाता है, तो हमारा काम एज ए फिजिशियन और पेशेंट का काम अपने आप के लिए ये है कि वो उसकी स्पीड को कम करने में हेल्प करे, ताकि वो 5 साल की बजाय वो 15 साल मज़ीद आसानी से चल जाए। तो उसका तरीका यही होता है, शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो, दोनों को अच्छा कंट्रोल करेंगे तो ये गुर्दे के लिए प्रोटेक्टिव है। यानी कि उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, यानी कि अगर मरीज़ को ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है तो बाकायदा चेकअप करवाता रहे कि कहीं ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट तो नहीं कर रहा। और अगर शुगर का मरीज़ है तो ब्लड शुगर टेस्टिंग, अब तो किट्स ऐसी आ गई हैं कि आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं, उसे उसको अंडर कंट्रोल रखा जाए। जी, उसमें एक चीज़ हमारे माशरे में बहुत कॉमन है कि हम एक कोशिश करते हैं कि जी दवाई छोड़ के देखते हैं क्या होता है। एक दफ़ा ये डिसाइड हो गया कि आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है, तो ये हमें मान लेना चाहिए दिल से कि हमें जब तक ज़िंदा है हमें इसकी दवाई की ज़रूरत है और हमने ये खानी है। इसमें तजर्बात करने का फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। अच्छा कंट्रोल ब्लड प्रेशर का, शुगर का, और वक्तन फ़वक्तन आप अपने डॉक्टर को दिखाते रहें उनके मशवरे से। जब भी वो आपको महीने 2 महीने या 6 महीने बाद कोई टेस्टिंग का कहते हैं तो उसको करते रहें। उसमें नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है बुनियादी तौर पर। नाज़रीन, डॉक्टर एहतशाम ने एक बड़े अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि कुछ देखें बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि वक्ती तौर पर आप इलाज करें तो आप ठीक हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड की बीमारी है, पेट ख़राब हो जाए, आप कुछ दिन अद्वियात खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ दायमी अमराज होते हैं, जिस तरह डायबिटीज़ है, वो एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, वो सारी ज़िंदगी पेशेंट के साथ चलेगी। उसी तरह ब्लड प्रेशर का जो मर्ज़ है वो पेशेंट के साथ सारी ज़िंदगी चलेगा। तो जो डॉक्टर साहब ने आपको ज़ियाबितस या शुगर, इसकी ब्लड प्रेशर की जो अद्वियात दी हुई हैं, उसमें ख़ुद से ना कोई रद्दोबदल करें और ना ही ख़ुद से इलाज को ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाए या हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाए। दोनों सूरतें हो सकती हैं, आप ज़्यादा भी तो खा सकते हैं ना दवाई। और उसी तरह शुगर का भी है कि आपका ब्लड शुगर लेवल अगर बहुत ज़्यादा शूट करना शुरू हो गया, आपने दवाइयाँ बंद कर दी,
तो वो फिर आपके दूसरे अज़ा के ऊपर जो है वो नुकसानदेह असरात उसके आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, अब हम इस तरफ आते हैं कि एक आम आदमी है, उसको शुगर भी नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर भी नहीं है, एज के वो हिस्से में है, समझ लें 30-35 साल की एज के हिस्से में है, तो आप रिकमेंड करते हैं कि वो कोई अपना कोई आम से कोई टेस्ट वगैरह करवा लिया करे कभी कभार, ताकि उसकी गुर्दे की सेहत का अंदाज़ा उसे हो सके? जी बिल्कुल, मैं इस नुक्ते की तरफ आता हूँ इससे पहले कि हम उसमें तो थोड़ा आगे चलें। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि शुगर वाले वो सारे मरीज़ जिनको शुगर अनकंट्रोल रहती है या कंट्रोल भी रहती है, किसी स्टेज पे उन्हें लगता है कि जी अब शुगर कम होना शुरू हो गई है, दवाई की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी अलामत नहीं है, इस पे खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपके गुर्दे या जिगर दोनों में से कोई एक चीज़ मुतासिर हुई है जिसकी वजह से जिस्म में शुगर कम हो रही है। तो उस ऐसी सूरत में फ़ौरी तौर पे आपको डॉक्टर से रब्ता करना है। वो कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है खुद ब खुद शुगर का कम होते जाना। दूसरी बात जहाँ तक आपने ये की कि जी एक बंदा जिसको शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है उसको कितनी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करनी चाहिए, गुर्दे का कितना चेकअप कराना चाहिए, तो अमूमी तौर पे हम ये कहते हैं कि जो कि पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल है कि आप एनुअल मेडिकल हर साल एक दफ़ा अपने टेस्ट करा लें। ठीक है, अगर वो मुमकिन ना भी हो तो साल 2 साल के बाद जब भी आपको मौका मिले तो गुर्दे का टेस्ट और एक पेशाब का यूरिन आरी बुनियादी टेस्ट कर लें, और एक गुर्दे का जो रीनल फंक्शन टेस्ट या गुर्दे के फंक्शन टेस्ट एक बुनियादी तौर पर आप कर लिया करें। और जब भी उसमें कोई चीज़, और कोशिश ये करें कि उसको खुद से इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करें। जब आपने टेस्ट करा लिया वो किसी को दिखा दें, क्योंकि एक आम आदमी के देखने में और एक क्वालिफाइड फिजिशियन के देखने में फ़र्क है। में भी कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लगे कि कुछ भी नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। जो हमारे नाज़रीन जिनको शुगर का मर्ज़ लाक है, उनके लिए बड़ा अहम मैसेज है कि अगर वो अद्वियात शुगर की ले रहे हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड टेस्टिंग रेगुलर करवा रहे हैं और देखते हैं कि उनका ब्लड शुगर तो नॉर्मली 110 से 20 के दरमियान नॉर्मल कंसिडर होता है और 100 के ऊपर लेवल पहुंच गया है, तो इसमें इस तरह नहीं इसको इंटरप्रेट किया जा सकता कि जनाब आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो गई है और ये कोई अच्छी अलामत है। हो सकता है कि जिस्म में, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि शुगर की मकदार आपके गुर्दे या जिगर की कारकर्दगी मुतासिर होने की वजह से कम हो रही हो, तो उस सूरत में ख़ुद से अंदाज़े और ना लगाएं, ना ही दवाई की मकदार कम करें, बल्कि फ़ौरी तौर पर डॉक्टर साहब के पास जाएँ अपनी रिपोर्ट देकर और उन्हें बताएं कि आपका शुगर का लेवल अब कम होना शुरू हुआ है, ताकि डॉक्टर साहब जो मुतलका टेस्ट हैं जिगर के और गुर्दों के वो करवा कर चेक करें कि आया कि गुर्दे और जिगर मुतासर तो नहीं हो रहे, और फिर अकॉर्डिंगली फिर आपकी डोजेज एडजस्टमेंट करें। यह हम वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आपने एक तो पेशाब का टेस्ट बताया और दूसरा जो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है वो गालिबन खून से किया जाता है। जी, तो खून से होता है, और अमूमी तौर पे किसी भी लैब में जाके आप उनसे अगर कहते हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट या गुर्दे का टेस्ट कर दें तो अमूमी तौर पर हो जाता है। और ये आमतौर पर तकरीबन मोर और लेस हर लैब के अंदर ही अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी खास बड़ी लैब के ऊपर ही ये टेस्टिंग अवेलेबल ये है। तमाम छोटी बड़ी लैब्स में अवेलेबल होता है, तो इसमें ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड टेस्ट नहीं है ये। अच्छा सर, अब हम इस तरफ आते हैं जो आजकल जिस तरह मौसम गर्मा चल रहा है, बड़ी ज़्यादा हर वक्त लोगों को पसीना आया होता है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी हो रही होती है, तो हमारे जिस्म में जो पानी की मिकदार है उसका कहाँ तक ताल्लुक़ है एक गुर्दे की अच्छी फंक्शनिंग के साथ? अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है जिसमें मैं थोड़ी सी लंबी बात करना चाहूँगा कि अमूमी तौर पे हमने सुना है लोगों को ये कहते हुए कि जी पानी ज़्यादा पिया करें, इससे गुर्दा ठीक रहता है। गर्मियों में पानी ज़्यादा पिएं, सर्दियों में पिएं, जिसको पथरी है वो पानी ज़्यादा पीने की कोशिश करता है, लेकिन एक पानी ज़्यादा की भी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आप बाहर गर्म माहौल में काम कर रहे हैं या बाहर निकलते हैं तो उसकी मिकदार नॉर्मल डिफरेंट है। आप अंदर सारा दिन एसी में बैठे हुए हैं तो मुख्तलिफ है। एक बंदा जिसका वज़न 100 किलो है और एक बंदा जिसका वज़न 40 किलो है, उन सब के लिए चीज़ें मुख्तलिफ हैं। तो अमूमी तौर पर हमारी पॉपुलेशन के वज़न और हाइट के हिसाब से 1.5 से 2 लीटर पानी एवरेज काफ़ी होना चाहिए। मतलब 6 से 8 गिलास जो 250 ml वाले हैं वो काफ़ी मिकदार होती है। और ख़ुसूसन जब हम गर्मियों की बात करते हैं, जब पसीना बहुत ज़्यादा आता है,
तो उस सूरत में सिर्फ सादा पानी पीना को बहुत मुनासिब बात नहीं होगी, क्योंकि पसीने के साथ जिस्म से पानी और नमकियात दोनों चीज़ें ज़ाया हो रही हैं। और अगर अपने नमकियात आप रिप्लेस नहीं करेंगे, उसको साथ नहीं ले रहे होंगे किसी भी शक्ल में, चाहे आप उसको शिकंजी की सूरत में लेते हैं, किसी और देसी मशरूब हो सकते हैं, नमक डाल लें, थोड़ी सी चीनी किसी भी उसमें चीज़ में उसको नहीं लेते और सिर्फ प्लेन वाटर लेते रहते हैं, सादा पानी आपने 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर पी लिया गर्मी की वजह से, तो उससे अमूमी तौर पे जिस्म में सोडियम की मिकदार कम हो जाती है, जिससे आपको थोड़ी सी डिजीनेस फील होती है, कभी चक्कर आते हैं, कभी कुछ उल्टी आनी शुरू हो जाती है पानी इस तरह पीने से। तो उसकी एक रीज़नेबल मुनासिब मिकदार पीनी चाहिए, जितना पेशाब आ रहा है उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिकदार रखनी चाहिए। गर्मियों में ये ज़रूर है कि पेशाब की मिकदार इसलिए भी कम हो जाती है कि पसीना आ रहा है, उधर से पानी ज़ाया होता है, सांस के साथ पानी ज़ाया होता है, तो 1.5-2 लीटर पानी एवरेज जो है 2 लीटर पानी इंडोर वाले बंदे के लिए बिल्कुल मुनासिब होता है। अगर आप आउटडोर हैं सारा दिन तो आपको मे भी 3 लीटर 4 लीटर तक जाना पड़े, लेकिन उसमें कोशिश ये करें कि एक मुनासिब मिकदार नमक की आप ले रहे हो। नाज़रीन, ये जिसका एक गलत तासुर पब्लिक में पाया जाता है कि जी अच्छे गुर्दों की अच्छी सेहत के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे उतने, आम पब्लिक का तासुर सर ये है कि गुर्दों की सफाई होती रहती है ज़्यादा पानी पीने से। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर आवाम की जो है इसमें दुरुस्तगी कर दी है कि जो हमारा नॉर्मल जो पानी हमें चाहिए वो तकरीबन 6 से 8 गिलास 6 से 8 गिलास आप कह सकते हैं, जो आम गिलास होता है वो रोज़ाना की है। लेकिन अगर आप बाहर मशक्क़त वाला काम कर रहे हैं गर्मियों में तो ज़ाहिर बात है पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो हो सकता है कि ये आप 12 से 13 गिलास भी पी लें। और अगर आप एसी में अंदर बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा कम में भी आपका जो है वो नॉर्मल लेवल मेंटेन हो जाए। अब हम आते हैं सर कि ये तो हो गई पानी की बात जी। खाने पीने की कौन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गुर्दे की जो कुछ बीमारियों का बायस बन सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल रीनल स्टोन्स हैं या और कोई ऐसी बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जो खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड हों कि अगर उनका बहुत बकसरत इस्तेमाल किया जाता है तो वो गुर्दों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं? अच्छा, इसमें पहली चीज़ तो हम हमेशा आप लोगों ने सुनी होगी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जिसे आप कहते हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं है। वो उसमें लोगों को शायद ये आइडिया नहीं है कि वो क्यों अच्छी नहीं हम कहते। वो गैस की वजह से प्रॉब्लम नहीं है हमें उससे, हमें उसमें मसला है कि उसमें कैल्शियम और उसमें बहुत हाई फास्फेट होता है, वो फास्फोरस गुर्दे को ख़राब करता है। उसमें चीनी की मिकदार, एक एवरेज जो ड्रिंक है उसके एक गिलास में 12 से 13 चम्मच चीनी होती है। तो इतनी ज़्यादा जो आप शुगर लोड देते हैं बॉडी को, उससे मुतासर होते हैं गुर्दे। उसके अंदर जो फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है उससे मुतासर होते हैं। ये तो सर हमारी जो यंग जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा फ़ैन है फिज़ी ड्रिंक्स की, कोला ड्रिंक्स की, ये उनके लिए मैसेज है कि बहुत ज़्यादा बकसरत इस्तेमाल इसका जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा ये है कि हमारी पॉपुलेशन में एक कॉन्सेप्ट ये भी है, ठीक है कैल्शियम की गोली है खा लें, कैल्शियम पी लें, लेकिन वो तमाम लोग जिनको गुर्दे की पत्थरी होती है या गुर्दे की बीमारी है वो अपने फिजिशियन की इजाज़त लिए बगैर उससे कैल्शियम का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। हाँ, जो आम नॉर्मल फूड है, अगर आप कहते हैं जी दूध में भी कैल्शियम है, दूध 1-2 गिलास पीने से किसी भी लेवल पे किसी को कोई मसला नहीं होता, अनलेस के किसी को हम कहते हैं जी कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेवल हाई है, ये 1000 में से कोई एक बंदा होता है जिसको मना किया जाता है कि आप दूध नहीं पिएंगे। खाने पीने वाली अशिया से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी किसी को गुर्दे की बीमारी है तो उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप नहीं ले सकते। जनरली स्पीकिंग उसमें एक्सेप्शंस ज़ाहिर हर जगह होती हैं, लेकिन केला, खजूर और हाई पोटेशियम डाइट जिसमें आपका आम आ जाता है, स्ट्रॉबेरी आ जाती है, केला और खजूर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कम मिकदार में या हो सकता है बाज़ औक़ात आपको डॉक्टर कहेंगे आप बिल्कुल नहीं ले सकते गुर्दे की बीमारी में। और ये जो सर पल्पी हमारे फ्रूट्स हैं जो जिसमें फाड़ियों वाले हैं, जैसे संतरा हो गया, चकोतरा इन सब में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि गुर्दों के मरीज़ों के लिए नाज़रीन ये इस किस्म के फल जो हैं वो नॉर्मल से कम इस्तेमाल करें, बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करें। वैसे रिकमेंडेड कौन कौन से हैं सर उसमें? देखें, जो सेफ जो चीज़ें हैं, चाहे वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दे की बीमारी है, सेफेस्ट जो है आपका सेब, आड़ू, नाशपाती, जामुन, ये कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो सेफ़ हैं। मतलब आपको चाहे शुगर है, चाहे ब्लड प्रेशर है, गुर्दे की बीमारी, ये आप ले सकते हैं। और फालसा भी उसी कैटेगरी में आता है सर? फालसा भी ले सकते हैं, लेकिन फालसा क्योंकि उमन लोग शरबत बनाते हैं उसमें चीनी ऐड होती है, तो फिर वो ज़रा हम अच्छा सर, टमाटरों के मतलब भी अवाम उन्नास में एक तासुर पाया जाता है कि टमाटर ज़्यादा खाने से जनाब उसमें फिर वो गुर्दों के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। टमाटर एक उस सेंस में तो आप कह सकते हैं कि जी उसके अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन ये एक जनरल कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में पाया जाता है कि जिसको भी गुर्दे की पत्थरी है
उसको अमूमी तौर पे क्या होता है जी, आप सब्ज़ी बंद कर दें, आप दालें बंद कर दें, आप गोश्त बंद कर दें, आप टमाटर भी नहीं खाएंगे, तो इवन के आपने लीफी वेजिटेबल्स जो जी साग हो गया, ये भी बंद कर दें। मेथी, वो भी सुना है फिर कि आपने प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं छोड़ा उसके खाने के लिए, सब्ज़ी दाल गोश्त सब रह बंद क्या कर गया दिया, सर पीछे। कुछ भी नहीं खा सकते। तो उसमें बेहतर तरीका ये होता है कि आप एक प्रॉपर तरीके से उसका चेकअप कराएं, आपको पता हो कि आपका स्टोन कौन से वाला है, यूरिक एसिड वाला है, कैल्शियम वाला है, फॉस्फेट वाला है, किस तरह का स्टोन है। 6 या 7 मुख्तलिफ तरह के स्टोन होते हैं, जिस तरह का स्टोन है उस तरह की परहेज़ करनी है, बजाय इसके कि आप सारा कुछ खाना पीना बंद कर दें। उसका अगर तो वो स्टोन निकलता है, बार बार निकलता है कुछ लोगों का स्टोन एनालिसिस करा लें, उसको लेबॉर्ट्री में ले जाएं, उनसे कहें जिसको चेक करके उसकी उसकी रिपोर्ट कंपोजिशन बता दें, उसकी कंपोजिशन इसमें बता है दें। क्या। वो उस पे डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देंगे जी आपने क्या ज़्यादा खाना है, क्या कम खाना है। और अगर स्टोन नहीं निकलते बार बार और अंदर फंसे हुए हैं, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फिर भी कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट ऐसे अवेलेबल हैं जो बता सकते हैं कि जी पोटेंशली कौन सी टाइप का ये स्टोन है और इसमें आपने क्या परहेज़ करनी है। तो नाज़रीन, गुर्दे की जिन हमारे नाज़रीन को खुदा ना खास्ता गुर्दे की पथरी का आर्ज़ा लाहक है, तो उनके लिए ये है कि आप यूनिवर्सली तमाम किस्म की जो आम खाने वाली चीज़ें हैं वो उनको बंद कर देना मुनासिब नहीं है, बल्कि इसकी आपकी जो टाइप है जो पथरी की, कि उसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, किस चीज़ से वो बना हुआ है, तो उसको देखते हुए डॉक्टर साहब तजवीज़ करेंगे कि आपको कौन कौन सी जो ग़िज़ाएँ हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए और किन से आपको परहेज़ करना चाहिए। अब हम सर आ जाते हैं किडनी फेलियर की तरफ, जी जिसे हम आवाम जो है वो गुर्दे फेल होने के नाम से जानते हैं। तो ये गुर्दे किस तरह फेल हो जाते हैं सर, और क्या ये इकट्ठे दोनों फेल होते हैं या वन बाय वन फेल हो रहे होते हैं। अच्छा, गुर्दे फेल होने से मुराद ये होती है कि जैसा हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा जी, गुर्दे के कुछ काम है बुनियादी तौर पे जो कर रहा है, वो पानी निकाल रहा है, वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर रहा है, वो तेज़ाब निकाल रहा है, ये सारा कुछ कर रहा है। इसमें से सारे के सारे या इनमें से कोई एक काम करना जब गुर्दा कम कर देता है या ख़त्म कर देता है, या ऐसे वो सारे काम जो उसको नहीं करना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो प्रोटीन लीक करनी शुरू कर देता है, वो जो कि पेशाब उसको में नहीं, प्रोटीन आनी शुरू हो जाएगी सर। पेशाब में प्रोटीन आनी शुरू हो जाएगी जो कि उसको लीक नहीं करनी चाहिए नॉर्मल गुर्दे को। तो ये सारी अलामात होती हैं गुर्दे फेल होने की। अब जो आपने बात की एक गुर्दा और दो गुर्दे, अगर तो वो किसी ऐसी बीमारी की वजह से जो जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दवाई है, इन सब में दोनों गुर्दे वो इकट्ठे तो दोनों मुतासर गुर्दों होते हैं पर इकट्ठे असरअंदाज जी। होगा। वो क्योंकि चीज़ें खून में हैं तो वो दोनों गुर्दों को इकट्ठा ख़राब करती हैं। लेकिन जैसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि अगर एक गुर्दे का इन्फेक्शन हो गया है, किसी एक गुर्दे में स्टोन था, बचपन से कोई एक गुर्दा थोड़ा सा मेल फंक्शन था पैदाइशी तौर पे, तो फिर उसमें होता है कि जी एक गुर्दा मुतासर होता है, वो कभी कभी सिकुड़ जाता है और फिर उसके हिस्से का सारा काम जो है दूसरे गुर्दे को करना पड़ता है। लेकिन उसमें अमूमी तौर पे ये होता है कि स्पेशली शुरू में उसमें ऐसे आपके टेस्ट ख़राब नहीं आते, क्योंकि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि वो कंपेंसेट कर रहा है कि दूसरा वाला जो पेयर्ड गुर्दा ऑर्गन है, दो गुर्दे हैं, एक ख़राब होता है तो दूसरा कोशिश करता है कि उसके हिस्से का भी काम मुकम्मल कर ले। लेकिन उस सूरत में भी जब उस पर बहुत ज़्यादा लोड आता है, उसको फर्दर कोई बीमारी आ जाती है, तो वो फिर जब ख़राब होना शुरू होता है तो वो फिर ब्लड टेस्ट में आता है। अच्छा सर, ये जो गुर्दे के ऊपर गदूद होते हैं उनका कोई ब्लड प्रेशर के साथ भी कोई ताल्लुक होता है। जी, गुर्दे के ऊपर गदूद जिसे आप सुप्रारीनल ग्लैंड्स या एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, उसमें कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जिसका काम पानी और नमकियात को कंट्रोल करना है, यानी कि उसका बैलेंस कायम रखते जी। हैं वो जब ख़राब होना शुरू होता है तो या तो जिस्म में पानी बढ़ जाता है, नमकियात बढ़ जाती हैं, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, ये अमूमन ये जो बीमारी है, वो जो ये हम पाँव में सोजिश देखते हैं कि वो इसी वजह से सर ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है नहीं, कि ये जो पानी की एड्रीनल मकदार वाली बढ़ जाती डिजीज़ है, ये आम तौर पर जब हम देखते हैं कि किसी पेशेंट को 20-25 साल की उम्र से ब्लड प्रेशर शुरू होता है, तो उसमें हम ये इसको ज़रूर देखते हैं कि आया कि इसको एड्रीनल की तो कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि अमूमी तौर पर ब्लड प्रेशर आपको पता है कि 40-45 साल के बाद शुरू होता है जी। जो पाँव सूजने की आपने बात की, वो आम तौर पर होता है जब गुर्दा प्रोटीन ज़ाया करनी शुरू करता है। जिस्म से प्रोटीन कम हो जाती है तो वो सारा पानी जो खून के अंदर होता है वो निकल कर जल्द के नीचे चला जाता है, क्योंकि उसको रोकने के लिए प्रोटीन जिस्म में मौजूद नहीं है, वो गुर्दा ज़ाया कर चुका है। तो अगर आपको लगे कि चेहरे पे या पाँव में सूजन आ रही है तो ये ख़तरनाक अलामत हो सकती है, इसको फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ पर जो सर मतलब माशी बदहाली भी बहुत ज़्यादा है, हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो अक्सर लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं होता होगा कि गुर्दे उनके आहिस्ता आहिस्ता मुतासर हो रहे हैं। और ऐसा भी होता होगा ना कि सर जब टर्मिनल जो वाज़ेह अलामात आ गई गुर्दों के फेलियर की,
कि पाँव पे या ऊपर चेहरे के ऊपर सोजिश होना शुरू हो गई, और उस वक्त वो फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, ये पाँव सूजना शुरू हो गया, ये चेहरे के ऊपर सूजन हो गई। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑलमोस्ट 95-97% ऑफ द केसेस में गुर्दे की कोई दर्द नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो लोग अमूमन आते हैं उनसे कि अगर टेस्ट देख के आप कहते हैं कि गुर्दा मुतासिर है, तो अमूमन लोगों का जवाब होता है कि जी मुझे तो कोई दर्द नहीं हुआ, आमतौर मुझे पे तो लोगों कुछ का नहीं तासुर हुआ। ये है कि पीछे गुर्दे की दर्द पीछे होती है जी, हमें तो अगर वो कोई दर्द भी नहीं हो है रही। तो गुर्दा ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। जो गुर्दे की बीमारियां हैं उसमें किडनी स्टोन के अलावा किसी चीज़ का दर्द नहीं होता। तो वो जो आपको पहले पता नहीं चलता, ये चीज़ कभी भी आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि आप एक जूता रूटीन में पहनते थे, अब वो जूता पूरा नहीं आ रहा, पाँव पे सोजिश हो रही है, सुबह उठते हैं तो आंखों के नीचे सोजिश है, आप जल्दी थक रहे हैं। पेशाब की रंगत, पेशाब की मिकदार पे आप कोई ऐसे फ़ैसले नहीं कर सकते कि जी मुझे पेशाब तो ठीक आ रहा है, क्योंकि ये बहुत मुमकिन है कि गुर्दे का एक फंक्शन वो है कि जी उसका काम पानी निकालना है, पानी तो वो निकाल रहा है लेकिन वो फासिद मादे नहीं निकाल रहा है, वो एसिड नहीं निकाल रहा है, या वो प्रोटीन फालतू ज़ाया कर रहा है। इसका पेशाब की मिकदार पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो सिर्फ पेशाब की मिकदार पे आप असेसमेंट नहीं कर सकते कि जी गुर्दा आपका ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे डिहाइड्रेशन हो गई, किसी को पेट ख़राब हो गया और एकदम से यूरिन आना बहुत कम हो जाता है, ये डेफिनेटली एक ख़तरे की अलामत है, इसके लिए फ़ौरी तौर पर रुजू करना चाहिए, लेकिन अमूमी तौर पे कोई ऐसी अलामत नहीं होती शुरू में। नाज़रीन, गुर्दों की बीमारियों पे डिस्कशन हमारी जारी रह गई। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम डॉक्टर एहतशाम से बात करते हैं डायलिसिस की। डायलिसिस का हमारी पब्लिक को काफ़ी हद तक आइडिया भी है कि जब गुर्दे काम करना छोड़ दें तो मसनूई तरीके से गुर्दों का फंक्शन किया जाता है। एक तो सर ज़रा उनकी रहनुमाई फरमा दें, इसके ऊपर वजाहत फरमा दें कि डायलिसिस का प्रोसेस है क्या, और सेफ़ डायलिसिस जो है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केसेस हमारे मुल्क में ऐसे भी हुए कि गुर्दों की बीमारी की वजह से लोग डायलिसिस करवाने गए, लेकिन जिस जगह से डायलिसिस करवाया तो वहाँ पर कोई जरासीम कुशी का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था, और पता चला कि उस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी और सी भी हो गया वहीं से। तो इन दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिएगा आवाम के लिए। अच्छा, इसमें हमारी पॉपुलेशन को शायद इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि डायलिसिस जो है वो कब चाहिए होता है। डायलिसिस अमूमन उस वक्त चाहिए होता है कि जब जिसमें गुर्दा उतना काम नहीं कर रहा और वो सारी चीज़ें जिस्म में इकट्ठी हो रही हैं, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो गई है, पोटेशियम ज़्यादा हो गया है, पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो सेहत के लिए छोड़ के वो इंसानी जान के लिए ख़तरा है। तो उस सूरत में डायलिसिस शुरू किया जाता है, और इसमें कोई ख़ास नंबर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जी क्रेटिनिन 15 हो जाएगा तो डायलिसिस होगा और 5 वाले का नहीं होगा। आपको डिफरेंट पैरामीटर्स देखने होते हैं, अगर उनमें से एक भी जो इंसानी जान के लिए ख़तरे का बायस बन रहा है तो आपको डायलिसिस करना है, ये सोचे बगैर कि जी अभी पेशाब की मिकदार तो अच्छी आ रही है, पेशाब की रंगत भी ठीक है, पेशाब की रंगत और मिकदार पे और दर्द की गैर मौजूदगी की वजह से आप ये फ़ैसले नहीं कर सकते। इस वक्त जो डायलिसिस की इकसाम पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, एक वो है हीमोडायलिसिस जो अमूमी तौर पर लोगों को पता है कि जी खून की धुलाई होती है, मशीन के ज़रिए सफाई होती है। एक दूसरा जो पेरिटोनियल डायलिसिस भी अब अवेलेबल है पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पे, इस्लामाबाद पिंडी में भी है। उसमें पेट के ज़रिए डायलिसिस किया जाता है, पेट में पानी रखा जाता है और उसको कुछ अरसे के बाद आपने दिन में 3-4 दफ़ा तब्दील करना होता है। ठीक है, तो किसी को भी अगर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, ये क्योंकि एक लंबा टॉपिक है कि पेरिटोनियल डायलिसिस की डिटेल्स बताई जाए, तो अपने फिजिशियन से ये ज़रूर पूछें कि जी आप खून वाला करेंगे कि पानी वाला डायलिसिस करेंगे। उसको अमूमी तौर पर मरीज़ पानी वाला डायलिसिस कहते हैं पाकिस्तान में। और उसमें जो एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा हमें जो मसला फ़ेस करना पड़ता है वो ये होता है कि लोगों के जहन में ये होता है कि मरीज़ अभी तो ज़िंदा है, डायलिसिस मशीन पे जाएगा तो नहीं बचेगा। ये वेंटिलेटर के ऊपर भी लोगों का तासुर यही होता है। तो उसमें बहुत सारे रेफरेंस कोट किए जाते हैं कि जी फलाना हमारे जानने वाला रिश्तेदार था, उनको हुआ और ये हुआ। उसकी बुनियादी वजह एक जो हमने देखी इतने सालों में वो ये है कि पेशेंट इतना लेट एग्री करते हैं डायलिसिस करने के लिए
कि उस वक्त उसके जिस्म के दिल, दिमाग, ये सारी चीज़ें इतनी कमज़ोर हो गई होती हैं कि डायलिसिस वो बर्दाश्त शायद नहीं कर पाता। ठीक है। दूसरा, उस वक्त खून की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। उसकी एक वजह तो ये होती है कि वो पहले कहीं दिखा भी नहीं रहे होते, या डायलिसिस से एक लंबे अरसे से इनकार कर रहे होते हैं, या बिल्कुल ये मानने वाली बात है कि कुछ एरियाज़ में डायलिसिस फैसिलिटी नहीं है, पेशेंट का कसूर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, या किसी ने बताया नहीं होता। तो उसमें ऐसा नहीं है कि जी डायलिसिस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल ज़ीरो है या बंदा हफ्ते 10 दिन में फ़ौत हो जाता है। डायलिसिस वाले हमारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी हैं जो 20-25 साल से डायलिसिस करा रहे हैं, ठीक ठाक हैं, अपनी फील्ड का काम भी करते हैं, फैमिली भी चला रहे हैं। तो डायलिसिस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आप बिल्कुल जो है बेड बाउंड हो जाएंगे, आप चल नहीं सकेंगे, आप काम नहीं यानी कर कि वो अपनी सकेंगे। नॉर्मल रोज़मर्रा के काम सर अंजाम दे सकता जी है। बिल्कुल, अपनी रूटीन लाइफ भी It's जारी not रख end of सकते life. हैं। जी हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो मुशक्क़त वाला काम करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, वो फ़ौज में भी हैं, वो बाकी सारे काम भी करते हैं और डायलिसिस भी कराते हैं। डायलिसिस भी कराते हैं। तो उसमें डायलिसिस जो है ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप कहें कि जी बस डायलिसिस हो गया तो ख़त्म हो गया है। अहम नुक्ता सर इसमें ये है कि डॉक्टर की मुशावरत से बर वक्त डायलिसिस करवाया जाए, जब उसे आपको डिले ना किया जी जाए। जब कहा जाए उस वक्त डायलिसिस कर लें। और अमूमी तौर पर हमारे यहाँ क्या होता है कि जी डायलिसिस शुरू किया जाता है, उसके बाद मरीज़ गायब हो जाता है, हकीम से इधर उधर से आप इलाज कराने की कोशिश करते हैं, और फिर जब पेशेंट वापस आता है तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया गुर्दे होता और है, बिगड़ चुके होते होंगे सर। वो ज़्यादा उसकी जिस्मानी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। जहाँ तक आपने बात की जो इन्फेक्शंस वाली डायलिसिस के दौरान, तो इसमें मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे मुल्कों की तरह वैसे नहीं हैं जहाँ पे डायलाइज़र रीयूज़ होता है या सामान दोबारा से धुल के इस्तेमाल होता है। सामान धो के इस्तेमाल करना ऐसा कोई खिलाफ कायदा काम नहीं है, इंटरनेशनली रिकमेंडेड है, अगर आपके पास सहूलत हो उसको स्टेरलाइजेशन की रीयूज़ सहूलत मौजूद करने है। की। जी बिल्कुल। इंडिया समेत बहुत सारे लोग करते हैं, वेस्ट में भी रीयूज़ होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में रीयूज़ नहीं करते। हम डिस्पोजेबल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो उसके साथ ही डिस्कार्ड हो जाती हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट एक ये है कि पता होना चाहिए लोगों को कि डायलिसिस मशीन के अंदर खून नहीं जाता, वो सारा जो है वो आपका डिस्पोजेबल सर्किट में रहता है और वहीं से वापस बॉडी को चला जाता है। अब उसमें ये फ़ायदा होता है कि जब मशीन के अंदर कुछ नहीं जा रहा तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मशीन ख़राब थी, मशीन से इन्फेक्शन लग गई। मशीन से इन्फेक्शन नहीं लगता। इन्फेक्शन अमूमी तौर पर कहाँ से लगता है? वो सारे पेशेंट जो टाइम पे दवाई नहीं खाते उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। जब खून लगवाना होता है तो उसमें लोग आसान हल ढूंढते हैं कि कहीं से ख़रीद लिया जाए। जो परचेज ब्लड है उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई होती, किसने वो तो दिया। प्रोफेशनल डोनर दे सकते हैं सर, जी मनशियात के आदी अफराद बेच देते हैं वो खून। कोई भी बेच सकता है, उस पर आप गारंटी नहीं होती, और क्योंकि टेस्टिंग पे ज़ाहिर ख़र्चा होता है तो जो फैमिली होती है वो कुछ अरसे बाद जो मिल जाए जैसा मिल जाए वो ब्लड लगा दिया जाता है। तो उससे फिर हेपेटाइटिस बी, सी, इवन HIV उसी तरह ट्रांसमिट होता है। तो उससे बचना चाहिए। उसका आसान तरीन हल है कि जो आपको दवाई खून बढ़ाने की, खून मेंटेन रखने की दी गई है उसको खाएंगे तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सर टॉपिक अगला जो मेरा सवाल है वो खैर टॉपिक तो बहुत बड़ा है, उसके ऊपर अलहदा से एक प्रोग्राम बनता है, लेकिन मुख्तसरन इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो गुर्दों की पैवंदकारी है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, ये किन सिचुएशन में पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि जनाब अब आपको जो है दोनों गुर्दे आपके फेल हो चुके हैं और अब आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है। और सवाल का दूसरा हिस्सा सर ये है कि जो शख्स अपना गुर्दा डोनेट कर रहा है, क्या वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है डोनेट करने के बाद? जी, असूली तौर पर हर वो मरीज़ जिसके गुर्दे फेल हो गए हैं और उसको डायलिसिस चाहिए, वो ट्रांसप्लांट कैंडिडेट है, उसका ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। वही एक अल्टीमेटली हल है नियर टू नॉर्मल लाइफ के लिए। नियर टू नॉर्मल लाइफ में इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपका गुर्दा दूसरा लगा होता है तो आपको कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं उसको मेंटेन रखने के लिए, लेकिन बाकी सारे, उसको पेशाब भी आता है, गुर्दा उसका बाकी सारे अफ़ाल भी सर अंजाम देता है। तो नियर टू नॉर्मल लाइफ हम इसलिए उसको कहते हैं। तो असूली तौर पे हर मरीज़ का ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। अब ट्रांसप्लांट कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है? पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इस बात पे हमें शुक्रगुजार होना चाहिए जो भी उस वक्त गवर्नमेंट थी कि एक कानून है कि एक अथॉरिटी बनाई गई सर। जी, अथॉरिटी बनाई गई होटा के नाम तो से। किडनी बेचने का बहुत ज़्यादा प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ था जी, तो अभी कानून ये कहता है कि आपका फैमिली मेम्बर आपको गुर्दा दे सकता है, जो मेडिकली भी अच्छी बात है
इन द सेंस कि उसकी मैचिंग अच्छी होती है, ज़ाहिर फैमिली का मेंबर है। और दूसरा कानून ये कहता है कि आप फैमिली से बाहर से गुर्दा नहीं ले सकते खरीदा हुआ, उसमें कम्प्लिकेशन भी रेट ज़्यादा होता है और कानूनन भी वो खिलाफ कानून है। तो ट्रांसप्लांट हर उस पेशेंट को कराना चाहिए जिसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, अनलेस कि हाँ आप कहते हैं कि जी एक शख्स जिसकी उम्र 80 साल 85 साल है उसमें ट्रांसप्लांट को बहुत फिजिबल ऑप्शन नहीं आउटकम होती भी इतना शायद बेहतर ना जी, हो, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ हुआ गुर्दा एवरेज 20 साल चलता है, ठीक है। तो 80 साल की उम्र में जब आप बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूजुअली इट्स नॉट 20 ईयर्स, हमारे मुल्क में तो है भी तो नहीं 80, 100 एवरेज साल लाइफ तो है पे भी हम नहीं जो सर। उम्मीद नहीं करते कि वो 20 साल गुर्दा चलाएगा। दूसरी जो बात आपने कही कि जी डोनर की लाइफ क्वालिटी का क्या हिसाब है, और ये उसमें जब भी आप डोनर सेलेक्ट करते हैं वो बहुत अच्छी तरह पहले वो सारा स्क्रीन होता है कि उसको उस वक्त बीमारी कोई नहीं है, उनकी फैमिली में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आगे गुर्दे में आ जाए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उसमें और एक जनरल पॉपुलेशन की मोस्टली बीमारियों में मेरा ख्याल है 1 से 2% का फ़र्क है। अगर किसी को कोई भी गुर्दे की बीमारी होने का चांस जनरल पॉपुलेशन में 20% है तो उसको शायद 21% है, इससे यानी कि ज़्यादा का बहुत फ़र्क मार्जिनल नहीं सा, जी, मामूली सा ये फ़र्क पड़ता इतना है। मामूली सा फ़र्क है कि हम इसे अमूमी तौर पे ये कहते हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि उसको एहतियात करनी चाहिए कि एक गुर्दा है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करें, गलत दवाइयाँ नहीं खाएँ, क्योंकि आपके पास वो मार्जिन नहीं है जी एक ख़राब हो गया तो दूसरा। हाँ लेकिन वो सारी चीज़ें जहन से निकाल दें जो पाकिस्तान में अमूमन हमें जो डोनर की फैमिली कहते हैं कि जी ये मेल है, इसने कमाना है, ये घर का अर्निंग हेड है, तो काम कौन करेगा, तो इसका गुर्दा एक होगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत सारे डोनर्स हैं पाकिस्तान में, किसी को भी आप देख सकते हैं, बज़ाहिर देखने से उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसके टेस्टों यानी को कि कोई अगर ना फ़र्क नहीं बताया जाए पड़ता तो आपको पता भी शायद ना जी चले कि ये साहब अपना गुर्दा डोनेट कर चुके जी। हैं। तो वो उसकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उसके मेहनत मजदूरी करने में मसला है, ना उसके ऑफिस जॉब करने में मसला है, ना उसके बच्चों में मसला है कोई, ठीक है, उसको फैमिली लाइफ में भी कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जहन से निकाल देनी चाहिए। इस वजह से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अमूमन पुश किया जाता है फ़ीमेल मेंबर को कि मेल तो क्योंकि काम करता है तो किसी खातून से गुर्दा ले लिया जाए, ठीक है। जनरली स्पीकिंग मेल और फीमेल के गुर्दा देने में फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा रिस्क देखा जाए तो मे बी फीमेल का थोड़ा ज़्यादा है कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो एक गुर्दे पे लोड आता है, ठीक है। तो उसके मुकाबले में अगर आप वो देखें कि जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं मेल है, अर्निंग हेड है, काम करता है, वो ज़्यादा सेफ़ है गुर्दा देने के लिए। तो उसकी ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी में या उसमें डिजीज़ पैटर्न में बहुत ज़्यादा जनरल पॉपुलेशन से फ़र्क नहीं, तकरीबन नॉर्मल जैसे बाकी लोग हैं ऑलमोस्ट वही है। तो नाज़रीन, जो गुर्दे की पैवंदकारी के लिए जो गुर्दा देने वाला शख्स है वो एक बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये गुर्दे की जो बीमारियों के ऊपर, वैसे तो काफ़ी ये तफसीली टॉपिक हैं जिनके ऊपर अलग-अलग प्रोग्राम भी इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में हम प्लान करेंगे। आज हमने हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच किया, एक जनरल आपको पिक्चर देने के लिए गुर्दे की बीमारियों के ऊपर। और आखिर में मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर एहतशाम हफीज़ का, जो आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इतनी मुफीद मालूमात आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।